देखना है कि बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, कंपनी जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती है ट्रांजैक्शंस का यानी कैश बुक, वो क्या होती है, और इन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको जिस स्टेटमेंट के थ्रू करेक्ट करते हैं जिसे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है, वो क्या होती है, किस तरीके से बनती है, क्या आइटम्स उसमें आते हैं। और अकाउंटिंग की जो 11th एडिशन की बुक है उसके हमने प्रॉब्लम्स भी करने हैं इसी चैप्टर के। किसी एक इंसान का, ये कंपनी का अकाउंट बैंक में होता है, तो बैंक जो है उसको उस अकाउंट की डिटेल बना के देता है, चाहे वो मंथली उसको चाहिए हो, चाहे 6 महीने की या साल की चाहिए हो। वो जो डिटेल बैंक अकाउंट की बैंक बना के देता है उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट हर बैंक की एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। ये एक असली कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। पहले फॉर एग्जांपल यूबीएल बैंक है तो यूबीएल का नाम आएगा, जिस जहाँ पे उसका एड्रेस है आगे इसका एड्रेस आता है, लोगो आता है, कंपनी का नाम आएगा, कंपनी कहाँ पे मौजूद है उसका एड्रेस आएगा। हर जो अकाउंट होता है बैंक में, हर कंपनी का या हर इंसान का, उसका एक अपना आईबीएन नंबर होता है, इंटर बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस तरह से कुछ है। ये आईबीएन नंबर होता है हर एक का अलग अलग, ठीक है। आगे वो आएगा। राइट साइड पे लिखा है स्टेटमेंट पीरियड, यानी कब से कब तक की स्टेटमेंट आपको चाहिए। तो यहाँ पे 1 मार्च 2016 से 30 अप्रैल 2016 तक, यानी 2 महीने की स्टेटमेंट आपने बैंक से मांगी है। नीचे आपका अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट टाइप क्या है, करंट अकाउंट है, करेंसी किस करेंसी में है आपका अकाउंट, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान रुपी। बैलेंस, बैलेंस का मतलब है कि आखिरी डेट क्या है स्टेटमेंट की, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को आपके अकाउंट में कितने पैसे, वो इतने पैसे हैं। सीआर आगे लिखा है, सीआर मीन्स क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट उस चीज़ को कहते हैं जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, जब निकाल देते हैं तो बैंक उसको डेबिट कहता है। मैंने आपको शुरू में शायद अकाउंटिंग पढ़ाते वक्त बताया था कि बैंक में डेबिट क्रेडिट कंपनी के डेबिट क्रेडिट से मुख्तलिफ होता है। तो बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट उस वक्त कहता है जब हमारे अकाउंट से हम पैसे निकालते हैं, और क्रेडिट उस वक्त कहता है जब हम अपने अकाउंट में पैसे डाल रहे होते हैं। एज ऑफ, यानी ये बैलेंस किस डेट का है, 30 अप्रैल 2016 को ऊपर भी लिखा है और यहाँ पे भी मेंशन है। तो ये इसका ऊपर का पोर्शन है बैंक स्टेटमेंट का। जो मेन पार्ट है वो ये है, सबसे पहले डेट है, पार्टिकुलर्स यानी कि एक्सप्लेनेशन, ये है इंस्ट्रूमेंट नंबर या फिर चेक नंबर, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। ऐसा समझ लें कि बैंक का लेजर है जो बैंक हर कंपनी हर कस्टमर के लिए अलग अलग मेंटेन कर रहा है। सबसे पहले इसमें लिखा है कि 1 मार्च की स्टेटमेंट 1 मार्च से शुरू है, तो 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस क्या था, यानी कि 1 मार्च को कंपनी के अकाउंट में कितने पैसे पड़े थे। तो सामने बैलेंस के कॉलम में अमाउंट लिखी हुई, साथ सीआर क्रेडिट लिखा है, यानी कि इतने पैसे मौजूद थे। उसके बाद नेक्स्ट डेट को चेक पेमेंट है, कैश, ये इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक नंबर है। डेबिट का मतलब है कि इतने इतने पैसे निकाल दिए जा चुके अकाउंट से, क्रेडिट का मतलब इतने पैसे डिपॉजिट हो गए, और हर डेट का अलहदा से बैलेंस निकाला हुआ है। फिर आखिरी डेट 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल को क्लोजिंग यानी कि एंडिंग बैलेंस कितना कंपनी के पास मौजूद है वो इतना है। फिर टोटल विड्रॉज एंड डिपॉजिट्स, टोटल कितने पैसे निकाले हैं, डेबिट उसका टोटल है, कितने डिपॉजिट किए हैं यानी क्रेडिट है उसका टोटल है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई है वो यहाँ पे मेंशन है। तो नॉर्मली सारे बैंक्स की बैंक स्टेटमेंट का यही फॉर्मेट होता है। यहाँ पे कहीं पे कैश, कहीं पे चेक पेमेंट और कहीं पे ट्रांसफ़र लिखा हुआ है। कैश का मतलब है कि आपने कैश जो चेक इशू किया है उसकी कैश पेमेंट की है। ट्रांसफ़र का मतलब है कि आपने जो चेक दिया है जिस इंसान को, उसका अकाउंट भी उसी बैंक में है जिस पे कंपनी का अकाउंट है, यानी कंपनी का अगर यूबीएल की जिना रोड ब्रांच में है तो जिसको चेक दिया है उसका भी उसी यूबीएल की उसी ब्रांच में होगा। चेक पेमेंट का मतलब है कि आपने जो चेक दिया है जिस बंदे को, उसका अकाउंट किसी और बैंक में है, आपका कंपनी का यूबीएल में है लेकिन उसका एचबीएल में फॉर एग्जांपल हो सकता है, तो उस सूरत में यहाँ पे चेक पेमेंट लिखा आता है। ये जो चीज़ है WHT, ये कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स ऑन बैंक ट्रांजेक्शन अदर देन कैश। तो कम बैंक जो है आपके लिए जो सर्विस दे रहा है, आपका अकाउंट मेंटेन कर रहा है, उसके लिए कुछ आपसे चार्जेस काट रहा है, टैक्स काट रहा है, उसको कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स, जो कैश के ऊपर भी होता है और दूसरी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी होता है। तो ये थी एक बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट है जो बैंक ने बनाई है। कंपनी को क्या वो है, नीड है इस बैंक स्टेटमेंट की। कंपनी जो है हर मंथ के एंड पे अपने रिकॉर्ड्स का, जो कंपनी ने अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाया होता है इन्हीं सारे चेक्स का, इन सारी पेमेंट्स और रिसीट का, कंपनी इसका अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर रही होती है जिसको कंपनी की कैश बुक कहा जाता है या कंपनी लेजर अकाउंट कहा जाता है। कंपनी जो बैंक स्टेटमेंट इसलिए लेती है कि अपने रिकॉर्ड को और बैंक की स्टेटमेंट को मैच कर सके, कि कहीं कोई इशू तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो नॉर्मली जो है कंपनी के और जो बैंक के अकाउंट है उसमें कुछ डिफरेंसेस शो होते हैं। वो क्या डिफरेंसेस होते हैं और उनको किस तरह से जो है ख़त्म किया जाता है, वो जो है मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। उसे कहते हैं रिकनसाइलिंग द बैंक स्टेटमेंट या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट।
A bank reconciliation is a schedule explaining any differences between balance shown in bank statement and balance shown in depositors record. तो बैंक स्टेटमेंट में और कंपनी के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है उसको एक स्टेटमेंट के ज़रिए क्लियर किया जाता है, बताया जाता है कि डिफरेंस इन इन रीजंस की वजह से आ रहे हैं इस डेट के, उसको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। अब डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि बैंक जो है ये एंट्री कर रहा है डेट वाइज और चेक वाइज एंट्री कर रहा है कि इस डेट को इतने का चेक आया था जिसकी कैश पेमेंट थी, इतना ट्रांसफ़र था, इतना कैश चेक पेमेंट था, इतने डेबिट के थे, इतने क्रेडिट के थे। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी भी कर रही होती है। अब देखते हैं डिफरेंसेस फिर क्यों होते हैं। जब बैंक भी यही कर रहा है और कंपनी भी कर रही है तो डिफरेंस किस वजह से आएगा। नॉर्मल डिफरेंसेस बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड कंपनी रिकॉर्ड। सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग चेक्स। चेक्स इशूड एंड रिकॉर्डेड बाय कंपनी बट योर नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। कंपनी जो है वो कुछ चेक्स इशू करती है पेमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल हमने पीछे सैलरी स्वीपर की सैलरी का वाउचर देखा था, तो स्वीपर को सैलरी देने के लिए कंपनी ने जो है उसको एक चेक बना के दिया कि ये आपका चेक है, आप बैंक जाएँ और कैश करा लें 2000 रुपये। कंपनी ने ये चेक फॉर एग्जांपल स्वीपर को दे दिया है 15th है मंथ की, यानी फॉर एग्जांपल 20 मार्च को दे दिया है या 26 मार्च को या 28 मार्च को दे दिया है। तो कंपनी अपने रिकॉर्ड में, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में या रजिस्टर में कब इस ट्रांजैक्शन को एंटर करेगी? उसी 28 मार्च को करेगी जब उसने ये चेक बना के दिया। कंपनी लिखेगी कि मैंने ये चेक दे दिया है इस बंदे को, इसका ये नाम था, इसकी सैलरी का चेक दिया था, सारे वाउचर्स डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रिकॉर्ड कर लेगी। लेकिन वो जो स्वीपर है वो ये चेक लेकर बैंक के पास 28 को नहीं जा सका, 29 को भी नहीं, वो पूरे मार्च के महीने में नहीं जा सका, बल्कि वो 1 अप्रैल को गया। अब बैंक का जो रिकॉर्ड है, जो बैंक स्टेटमेंट हमने ये देखी, यहाँ पे वो चेक कब शो होगा? वो 1 अप्रैल को शो होगा। लेकिन हमारी कंपनी ने उस चेक को अपने रिकॉर्ड में कब एंट्री उसकी की थी? 28 अप्रैल को, 28 मार्च को की थी। तो ये स्टेटमेंट जो है, अप्रैल की स्टेटमेंट अगर हम अपने बैंक से मांगते हैं तो उसमें वो चीज़ आ जाएगी, लेकिन मार्च की स्टेटमेंट में नहीं आएगी। हमने अपने पास मार्च में लिख लिया है, लेकिन बैंक में जो है मार्च में वो चीज़ शो नहीं हो रही, वो 2000 रुपये की पेमेंट शो नहीं हो रही। तो ये एक डिफरेंस आ गया हमारे मार्च के रिकॉर्ड में और बैंक के मार्च के रिकॉर्ड में। इस डिफरेंस को कहते हैं आउटस्टैंडिंग चेक, यानी ऐसे चेक्स जिनकी पेमेंट कंपनी ने कर दी है लेकिन बैंक की तरफ से पेमेंट रहती है। पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब पेमेंट यानी कि उसका रिकॉर्ड अभी बैंक की तरफ से नहीं है मार्च के महीने में, तो उन चेक्स को आउटस्टैंडिंग चेक्स कहा जाता है। और इनकी वजह से एक डिफरेंस ये हो सकता है कि वो चेक्स, इन चेक्स की वजह से हमारे और कम बैंक के रिकॉर्ड में डिफरेंस आ गया। इनको रिकॉर्ड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में इनको किस तरह रिकॉर्ड करते हैं? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्योंकि कंपनी बना रही होती है, बैंक का इससे कोई कंसर्न नहीं है कि हमारे और आपके रिकॉर्ड में फ़र्क है। कंपनी ने बनाना होता है क्योंकि ऑडिट पर्पस के लिए फिर कंपनी को ये डिफरेंसेस बताने होते हैं कि क्यों फ़र्क है हमारे और बैंक के रिकॉर्ड में। तो कंपनी जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाती है उसमें कंपनी किस तरीके से शो करेगी? होता है इसका रूल ये कि जो चीज़ें बैंक रिकॉर्ड कर चुका है, हमने नहीं की, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। जो चीज़ें हमने कर ली हैं अब बैंक ने नहीं की, उसे बैंक करेगा। अब ये आउटस्टैंडिंग चेक्स वो चेक्स हैं जिसकी पेमेंट यानी हमने कर दी थी, हमने अपने रिकॉर्ड से माइनस कर दी 2000 रुपये, कि हमने 2000 का चेक दे दिया, हमारे जो अकाउंट है वो 2000 से माइनस हो गया। लेकिन किसने माइनस नहीं किया था? बैंक ने नहीं किया था। तो हम जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें हम बैंक का एक पोर्शन बनाएंगे और एक कंपनी का। तो बैंक के पोर्शन में से हम ये 2000 रुपये का चेक आउटस्टैंडिंग चेक का नाम देंगे और 2000 माइनस कर देंगे कि हम माइनस कर चुके थे। अगर बैंक को भी उसी डेट पे मिले होते, बैंक माइनस करता, तो ये डिफरेंस ना आता। दूसरा, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, ये तो आउटस्टैंडिंग चेक पेमेंट की बात थी। इसी तरह कुछ डिपॉजिट्स भी होते हैं, यानी कुछ पेमेंट जब हम रिसीव कर रही होती है हमारी कंपनी, तो उस वक्त भी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस डेट को हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उसी डेट को हम वो पैसे जाके बैंक में जमा भी करा दें। फॉर एग्जांपल, हमें एक चेक आया है, हमारी कंपनी को एक चेक हमें दिया है किसी ने, हमने कोई गुड्स बेची थी, कोई चीज़ें बेची थी, तो उन्होंने जिसको हमने बेचा था उसने हमें चेक ला कर दे दिए 20 मार्च को, या इसी तरह 26 मार्च को दे दिए। तो हमने जिस डेट को चेक रिसीव किया, हमने उसी डेट को अपने अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करना है कि 26 मार्च को मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपये आ गए। हमने अपने अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया, हमारे रिकॉर्ड में 1,00,000 रुपये प्लस हो गए, आ गए, डिपॉजिट हो गए। लेकिन बैंक हम उस डेट को नहीं जा सके, अभी तक हमने बैंक के पास ये चेक जमा नहीं कराया, मसरूफियत थी या जो भी कंपनी के अपने काम थे, नहीं हो सका। तो कंपनी जो है मार्च के महीने में बैंक के पास ये चेक नहीं ले जा सकी, बल्कि कंपनी अप्रैल के 2 या 3 अप्रैल को चली गई, कोई भी कंपनी का बंदा, और उसने ये चेक जो है जो रिसीव हुआ था 1,00,000 रुपये का, ये बैंक में 2 या 3 अप्रैल को जमा करा दिया। अब बैंक को जिस डेट पे पहुंचा, बैंक ने उसी डेट को इसको हमारे रिकॉर्ड में काउंट कर दिया।
अब जब हमने मार्च की स्टेटमेंट निकाली तो फिर से एक डिफरेंस 1 लाख रुपए का आ रहा है। हमारा रिकॉर्ड कह रहा है कि 1 लाख रुपए 26 मार्च को जमा हो गए थे, लेकिन बैंक का रिकॉर्ड कह रहा है कि मार्च के महीने में तो 1 लाख रुपए आए नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है इसको भी हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में बताएंगे कि 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है डिपॉजिट इन ट्रांजिट की वजह से। डिपॉजिट इन ट्रांजिट मतलब इन वे इन प्रोसेस। तो ये वो डिपॉजिट्स है जो कंपनी ने कुछ दिन पहले रिसीव किए थे और उसको रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बैंक ने जो है बैंक के पास देर से पहुंचे थे तो बैंक ने इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो इसलिए एक डिफरेंस वो इस वजह से आ रहा है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में हम किस तरह शो करेंगे, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो हम अपने रिकॉर्ड में प्लस कर चुके थे। 1 लाख हमने प्लस कर लिए थे। अब किसने नहीं किया था, बैंक ने नहीं किया था, तो हम बैंक के पोर्शन में इसको प्लस कर देंगे। तो यही होता है कि जो चीज़ कंपनी कर चुकी है वो बैंक के पोर्शन में करना है, जो बैंक कर चुका है वो कंपनी में करना है। उसके बाद सर्विस चार्जेस। बैंक जो हमारे लिए अकाउंट हमारा मेंटेन कर रहा है, हमें फैसिलिटी दे रहा है पैसे जमा और करने और निकालने की, तो उसके बदले में बैंक हमसे कुछ फ़ी चार्ज करता है जिसको सर्विस चार्जेस कहते हैं। ये सर्विस चार्जेस जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हम करते जाते हैं बैंक जो है उसी के हिसाब से काटता जाता है, उस पर टैक्स भी काटता जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट में WHT विद होल्डिंग टैक्स ये बैंक ने काटा है। अब ये जो बैंक सर्विस चार्जेस या ये टैक्स काटता है इसके लिए कस्टमर को यानी कंपनी को फ़ोन करके या पर्सनली इतला नहीं देता कि मैंने आपसे जो है ये 264 रुपये काट लिए, ये 364 रुपये मैंने काट ली, ऐसा नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट बैंक इसको हमारे अकाउंट से माइनस कर देता है, इसीलिए डेबिट के कॉलम में आ रहे हैं। तो हमें इनका नहीं पता चलता कंपनी को। कब पता चलता है, जब कंपनी के पास ये बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। तो अब ये जो है ये चार्जेस कटे हैं 24 मार्च को और ये 5 अप्रैल को। तो ना ही मार्च में हमने अपने रिकॉर्ड में ये 264 रुपये माइनस किए थे और ना ही अप्रैल में 364 माइनस किए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि बैंक ने कितने चार्जेस काटे। हमारे पास ये स्टेटमेंट आई जब मार्च का महीना ख़त्म हो गया, अप्रैल ख़त्म हो गया, मई स्टार्ट हुआ, तब आई। तो मार्च और अप्रैल की जो हमारे रिकॉर्ड थे और जो बैंक का रिकॉर्ड था उसमें जो फ़र्क एक आ गया वो इस 264 और 364 बैंक के चार्जेस की वजह से आया। तो ये भी हमने मेंशन करना होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में कि ये वो फ़र्क है जो इसलिए आ रहा है कि बैंक चार्जेस काट चुका था, यानी हमारे अकाउंट को माइनस कर चुका था इतने अमाउंट से 264 से, लेकिन हमें नहीं पता था इसलिए हमारे रिकॉर्ड में ये चीज़ नहीं है। अब क्योंकि इसको बैंक माइनस कर चुका था, किसने माइनस करने थे, कंपनी ने, तो जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में कंपनी का पोर्शन होगा उसमें से हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है चार्जेस फॉर डिपॉजिटिंग NSF चेक। NSF का मतलब होता है नॉट सफिशेंट फंड। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी कंपनी को जो है किसी ने पैसे देने होते हैं, किसी पर हमने चीज़ें बेची हैं, तो उसने जो हमें कहा है कि मैं आपको पैसे चेक के थ्रू दूंगा। उसने हमें एक चेक दिया अपने अकाउंट का, फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये का उसने हमें चेक दिया। हमारी कंपनी का जो एक बंदा होगा वो इस 20,000 के चेक को अपने बैंक लेकर जाएगा, अपने बैंक में इसको जमा कराएगा, कहेगा ये 20,000 रुपये का चेक आप मेरे अकाउंट में डाल दें। बैंक जो है उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उस चेक को जिस बैंक का था वहाँ भेजेगा। वहाँ जाकर जब वो चेक वहाँ जाएगा तो वहाँ से वो बैंक हमारे बैंक को ये इन्फॉर्मेशन देगा कि ये जिस बंदे का आपने चेक भेजा है जिसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, 20,000 का चेक भेजा है, 20,000 तो है ही नहीं, ऐसे चेक को कहते हैं NSF चेक, जिसे आजकल पाकिस्तान में आम जुबान में इसको बोगस चेक कहते हैं, या बाउंस चेक इसको कहते हैं। तो NSF का मतलब नॉट सफिशिएंट फंड। तो करता क्या है कि वो जो बैंक है जिसके कस्टमर का ये चेक था, जिसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, बैंक इस चेक के ऊपर एक स्टैंप लगा के बेचता है जिसको NSF चेक मार्क कर देता है, यानी लिखता है कि ये जो चेक आपने भेजा है ये NSF है, नॉट सफिशिएंट फंड चेक है, यानी इसके पास इतने पैसे ही नहीं है, तो मैं किस तरह आपके अकाउंट में ये पैसे इसके अकाउंट से निकाल के आपके अकाउंट में डाल दूँ। तो ऐसे चेक की सूरत में हमारा बैंक इसको किस तरह ट्रीट करता है, हमारा बैंक जो हमारा कस्टमर है जो ये चेक लेकर गया था, हमारी कंपनी का जो बंदा ये चेक लेकर हमारे बैंक गया था, हमारा बैंक जो है इसके ऊपर एक पेनल्टी लगाता है, एक पेनल्टी यानी कि कुछ चार्जेस काटता है कि क्यों आपने एक नॉट सफिशिएंट फंड हमारे बैंक में प्रेजेंट किया। तो उस चीज़ को हमें नहीं पता होता कि हमारे बैंक ने ये पैसे हमसे काट दिए। तो जब हमारे पास स्टेटमेंट आती है तो हमें पता चलता है कि बैंक ने जो है नॉट सफिशिएंट फंड होने की वजह से NSF चेक की वजह से कुछ पेनल्टी लगा के कुछ पैसे हमसे काट दिए। तो वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं थे, बैंक के रिकॉर्ड में थे, तो हमने भी उसको अपने रिकॉर्ड में डालना है। बैंक माइनस कर चुका था तो अब हमारी कंपनी ने उसको अपने रिकॉर्ड से माइनस करना है, क्योंकि पेनल्टी के तौर पर बैंक ने ये पैसे काट दिए। ये तो बात हो रही थी नॉर्मली जो फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन बैंक्स में ये सिचुएशन होती है। पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर पहली दफ़ा किसी कंपनी का कोई चेक बोगस हो जाता है, यानी नॉट सफिशिएंट फंड हो जाता है,
तो पहली दफ़ा बैंक उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं काटता। लेकिन अगर मुसलसल 2 या 3 बार कोई चेक बोनस होता जा रहा है तो फिर बैंक उसके ऊपर पेनल्टी लगाता है, चार्जेस काटता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन स्टेट बैंक को भेजी जाती है कि ये कंपनी जो है इसका चेक मुसलसल बोगस जा रहा है। फिर स्टेट बैंक उनसे जो है रिटर्न में एक्सप्लेनेशन कॉल करता है कि क्या वजह है जो आपके चेक बोगस जा रहे हैं और आप बोगस चेक क्यों इशू करें जब आपके पास बैलेंस ही नहीं है अकाउंट में। उसके बाद है इंटरेस्ट अर्नड। बैंक के पास जो है ना डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं अकाउंट के, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट वो होता है कि जिसमें से आप कभी भी पैसे डाल और निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट वो होता है कि उसमें एक बार आपने पैसे डिपॉजिट किए, खास टाइम पीरियड के लिए वो डिपॉजिट किए जाते हैं और उस टाइम से पहले उसको निकाला नहीं जा सकता। उस सेविंग अकाउंट के ऊपर उन पैसों पे बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे करता है, जिसे आप आम जुबान में सूद कहते हैं। वो इंटरेस्ट जो है वो मंथली भी दिया जा सकता है, एनुअली भी देता है। बैंक वो इंटरेस्ट कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं देता, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ही वो पैसे डाल देता है, फिर हम चाहें तो उस इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं, नहीं तो हमारे अकाउंट में ही मौजूद रहते हैं। तो बैंक जो है कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं करता कि महीना पूरा हो गया मैंने आपका इंटरेस्ट जो है डाल दिया, बल्कि वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो कंपनी ने जो है मार्च के महीने में, कंपनी का मार्च का महीना पूरा हुआ तो 31 मार्च को बैंक ने कंपनी के रिकॉर्ड में इंटरेस्ट की, फॉर एग्जांपल 1 लाख के ऊपर अगर 300 रुपये बनते थे तो वो बैंक ने इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में डाल दिया। लेकिन जब स्टेटमेंट आई तो हमारे पास उस 300 का कोई रिकॉर्ड नहीं था कि ये 300 कहाँ से हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि ये 300 रुपये इंटरेस्ट है जो बैंक ने डाला था। तो एक डिफरेंस इस वजह से आ गया, इंटरेस्ट की वजह से। तो अब हमारी कंपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इसको शो इस तरह करेगी कि ये वो पैसे हैं जो बैंक प्लस कर चुका था हमारे अकाउंट में, लेकिन हमारी कंपनी ने नहीं किए थे, तो अब कंपनी इसको प्लस करेगी, तो ये डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मली ये सारे डिफरेंसेस होते हैं कंपनी और बैंक के रिकॉर्ड में। कुछ एक इसके अलावा और भी है, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह होता है, यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनती है। पेज नंबर 314 पे एक्सरसाइज 7.5 है। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है बैंक रिकन्सिलिएशन की। Shown below is the information needed to prepare a bank reconciliation for data flow incorporation at December 31st. 4 पॉइंट्स हैं। एट December 31st कैश पर बैंक स्टेटमेंट वाज $15,981, कैश पर कंपनी रिकॉर्ड वाज $17,445। बैंक रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत उसी वक्त पेश आती है जब कंपनी और बैंक के रिकॉर्ड का बैलेंस जो है वो डिफरेंट हो। अगर सेम होगा तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन बता रही है कि 31 दिसंबर को बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, यानी बैंक स्टेटमेंट ये बता रही है कि 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट में 15,981 रुपये पड़े, लेकिन जब हमने अपनी कंपनी का रिकॉर्ड देखा तो वो ये बता रहा है कि 17,445 रुपये पड़े। तो क्यों हमारा रिकॉर्ड ज़्यादा पैसे बता रहा है, बैंक का कम बता रहा है। फिर हमने जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन सर्च की तो हमने देखा कि 2 डेबिट मेमोरेंडा अकम्पनीड द बैंक स्टेटमेंट। बैंक ने जब बैंक स्टेटमेंट भेजी उसके साथ 2 अलग से पेजेस भेजे जिनको उसने नाम दिया डेबिट मेमोरेंडा। डेबिट मेमोरेंडा का मतलब है डेबिट बैंक, हम दोबारा मैं बताऊं कि बैंक डेबिट उस चीज़ को कहता है जब हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो बैंक उसको डेबिट कहता है। तो बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक ने जो 2 पेजेस भेजे जिसका नाम डेबिट मेमोरेंडा है, वो ये बता रहे हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो मैंने, बैंक ने हम आप कंपनी के अकाउंट से माइनस कर दी हैं, इतला देने के लिए वो हमें स्टेटमेंट के साथ भेज रहा है। सबसे पहले क्या है, सर्विस चार्जेस फॉर दिसंबर ऑफ $24। एक तो सर्विस चार्जेस हैं दिसंबर के मंथ के $24, वो मैंने आपके अकाउंट से काट लिए हैं, बैंक ये बता रहा है। दूसरा वो कह रहा है $600 का एक चेक था जेन जोन्स कस्टमर का था जिसको NSF मार्क किया था, वो नॉट सफिशिएंट फंड लेकर आया था हमारे पास आपकी कंपनी में जमा कराने के लिए, लेकिन उसमें इतने पैसे नहीं थे। अब क्योंकि एक बोगस चेक था जिसमें पैसे नहीं थे, नॉट सफिशिएंट फंड था, इसलिए हमने उसके 600 रुपये जो है वो डिडक्शन कर लिए, आपके अकाउंट से काट दिए। तीसरा, कैश रिसीट ऑफ 4353 ऑन December 31st वर नॉट डिपॉजिटेड अंटिल January 4। कुछ कैश रिसीव हुआ था हमारी कंपनी को $4353 का दिसंबर 31st को, लेकिन हमने उसको डिपॉजिट बैंक में जनवरी 4 को किया, इसलिए दिसंबर की स्टेटमेंट में वो चीज़ नहीं आ रही। चौथा है, कुछ चेक्स हैं जो दिसंबर में हमारी कंपनी ने इशू किए थे लेकिन उनको वर नॉट इंक्लूडेड अमंग पेड चेक्स रिटर्न बाय बैंक। हमारी कंपनी ने तो दिसंबर में दे दिए थे लेकिन बैंक में उनकी पेमेंट के लिए वो दिसंबर में नहीं पहुंचे, वो अगले साल जनवरी में पहुंचे थे। पहला चेक नंबर 620 है, उसकी अमाउंट 978 है, दूसरा है और इसी तरह तीसरा है। इंस्ट्रक्शन ए पार्ट, प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन एट December 31st। December 31st की ये सारी इन्फॉर्मेशन देखते हुए हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के 2 हिस्से होते हैं। पहला हम बनाते हैं बैंक स्टेटमेंट, बैंक का हिस्सा, और दूसरा बनाते हैं कंपनी का। यानी पहले में हम ये शो करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो बैंक कर चुका था हमारी कंपनी ने नहीं की,
और दूसरे हम करते हैं, पहला हम ये जो बैंक का पोर्शन बनाते हैं उसमें हम ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ें कंपनी कर चुकी थी, बैंक ने नहीं की थी, उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। दूसरा कंपनी का पोर्शन बनाते हैं, उसमें हम बताते हैं कि कौन सी चीज़ें बैंक कर चुका था, कंपनी ने नहीं की थी, उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। क्या इसका फॉर्मेट है? कंपनी का नाम, कैपिटल लेटर, डाटा फ्लो इनकॉर्पोरेशन, बैंक रिकन्सिलेशन उसके नीचे, और फिर डेट December 31, 2010 कोई हम बना रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, कि बैंक जो स्टेटमेंट है वो क्या बैलेंस शो कर रही थी। ये हमें कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पहली ट्रांजैक्शन में बताया है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो 15,981 का बैलेंस शो कर रही है। हमने इसको लिख दिया। अब हमने इन चारों में से ढूंढना है कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं इनमें से जो कंपनी रिकॉर्ड कर चुकी थी, बैंक ने नहीं किया था, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। अगर हम नंबर 2 को देखें तो डेबिट मेमोरेंडा, ये वो चीज़ें जो वो चार्जेस हैं जो बैंक काट चुका है, कंपनी ने नहीं काटे, इनको नहीं लिखना। कैश रिसीट्स, ये वो हैं जो हमारी कंपनी रिकॉर्ड कर चुकी थी, बैंक ने नहीं किए थे, यानी कैश कंपनी को रिसीव हो गया था, बैंक के पास लेट पहुंच जाए तो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। इसको कहते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट ऑन द वे। तो हम इसको ऐड करते हैं बैंक स्टेटमेंट में। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वो पैसे हैं $4353 जो हमारी कंपनी को दिसंबर में रिसीव हो गए थे, हमने इसको अपने अकाउंट में प्लस कर लिया था, लेकिन बैंक के पास देर से पहुंचे, बैंक ने नहीं किया था, तो अब इसको बैंक के पोर्शन में हम प्लस करेंगे 4353 को, तो सब टोटल जो आ जाएगा वो 20,334 आ जाएगा। उसके बाद आखिरी हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसे चेक्स हैं जो हमारी कंपनी ने तो माइनस कर दिए थे, बैंक ने नहीं किए थे, तो हम बैंक स्टेटमेंट के पोर्शन में वही चीज़ें करते हैं जो बैंक ने नहीं की, कंपनी कर चुकी थी। तो इनको कहते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स, वो चेक्स जो पेमेंट के लिए हमने इशू कर दिए थे लेकिन बैंक के पास वो उस महीने में दिसंबर में नहीं पहुंचे थे, इसलिए बैंक ने उसको माइनस नहीं किया, तो हम इनको बैंक में से माइनस कर देंगे। ये इनके सारे चेक नंबर्स हैं और ये अमाउंट्स दी हुई हैं क्वेश्चन में। इन तीनों अमाउंट्स को टोटल करेंगे तो टोटल आउटस्टैंडिंग चेक्स की अमाउंट बनती है 3,513 रुपये। इस टोटल को इस सब टोटल से माइनस कर देंगे तो जो एडजस्टेड कैश बैलेंस आएगा वो आएगा $16,821। ये बैंक रिकन्सिलेशन का आधा पोर्शन हो गया। ये पोर्शन ये शो कर रहा है कि वो चेंजेस, वो ट्रांजैक्शन जो कंपनी रिकॉर्ड कर चुकी थी लेकिन बैंक ने नहीं किए थे, उनकी वजह से डिफरेंस आ रहा था। तो हमने ये बताया कि बैंक ने जो $15,981 स्टेटमेंट में बैलेंस शो किया, असल में वो इतना नहीं बल्कि वो 16,821 होना चाहिए था। किस वजह से फ़र्क आ रहा था? एक तो डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट की वजह से, वो पैसे जो हम कंपनी जमा कर चुकी थी बैंक ने नहीं जमा किए थे, और वो आउटस्टैंडिंग चेक्स जो कंपनी माइनस कर चुकी थी, पेमेंट के लिए दे चुकी थी लेकिन बैंक ने नहीं किए थे। दूसरा पोर्शन स्टेटमेंट का इसी के नीचे आपने बनाना है, वो है बैलेंस एज पर कंपनी रिकॉर्ड। ये था बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, दूसरा है बैलेंस एज पर कंपनी रिकॉर्ड। अब हमने बताना है कि कंपनी का रिकॉर्ड कितना बैलेंस शो कर रहा था। क्वेश्चन पे आते हैं, पहली लाइन में लिखा है कैश पर कंपनी रिकॉर्ड वाज 17,445, तो हमने लिखा 17,445 बैलेंस कंपनी का रिकॉर्ड शो कर रहा था। अब हमने इस क्वेश्चन में देखना है कौन कौन सी चीज़ें बच गई हैं, ये भी तरीका है निकालने का। दूसरा ये हमने लॉजिकली सर्च करना है, एक एक चीज़ को देखना है कि कंपनी में हम कौन सा पोर्शन में कौन सी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। हम कहते हैं कि वो चीज़ें जो बैंक कर चुका था, कंपनी ने नहीं की थी, अब उनको इसमें डालना है। तो नंबर 2 में लिखा था डेबिट मेमोरेंडा, यानी कि बैंक माइनस कर चुका था, कंपनी ने नहीं की थी। बैंक ने क्या माइनस किया था? सर्विस चार्जेस और NSF चेक। तो ये दोनों चीज़ें बैंक माइनस कर चुका था, कंपनी ने नहीं की थी, अब कंपनी इसको माइनस करेगी। हमने लिखा लेस, यानी कि माइनस सर्विस चार्जेस और NSF चेक, टोटल इनकी बनते हैं $624 को जब माइनस करेंगे तो 16,821 कंपनी का बैलेंस भी आ जाएगा। कंप्लीट हो गई बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हमने एंटर ना की, वो सबको रिकॉर्ड कर लिया। चेक करने का तरीका, बैंक का एडजस्टेड बैलेंस 16,821 और कंपनी का एडजस्टेड बैलेंस 16,821 दोनों सेम होंगे, तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनी। दोनों के साथ डॉलर साइन और डबल लाइन मस्ट है। ये होगी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्वेश्चन का ए पार्ट। बी पार्ट है प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू अपडेट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब हमने जर्नल या एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है हमने, ताकि हम ये शो कर सकें कि ये जो चेंजेस आ रहे थे, जो फ़र्क आ रहा था हमारे और बैंक के रिकॉर्ड में, वो इस वजह से आ रहा था, वो फ़र्क हमने अपने एंट्री करके उस फ़र्क को ख़त्म करना है। अब ये फ़र्क कौन ख़त्म कर रहा है? ये कंपनी कर रही है, इसलिए जो एंट्री होती है ये सिर्फ कंपनी के रिकॉर्ड से बनती है। ये बैंक का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इससे कोई एंट्री नहीं होगी, कंपनी के रिकॉर्ड से होगी, क्योंकि बैंक एक दफ़ा जब एंट्री कर देता है बैंक उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हमारी कंपनी कर सकती है।
तो हमने लिखा एडजस्टिंग एंट्री डेट एक्सप्लेनेशन डेबिट क्रेडिट, किस डेट को, जिस डेट को स्टेटमेंट बन रही है 31 दिसंबर 2010। एंट्री किस तरह से होगी, हमने बताया कि सर्वे हमारा जो कंपनी का रिकॉर्ड है वो ये शो कर रहा था कि हमारा बैलेंस 17,445 है, लेकिन असल में हमारा बैलेंस जो है 16,821 था। किस वजह से हमारे बैलेंस 17 से 16 हो गया, 624 रुपये इन दोनों चीज़ों की वजह से कम हो गए। तो हमारा जो कंपनी का कैश का बैलेंस था वो 17,445 नहीं बल्कि 16,821 था, 624 रुपये उसमें से कम करने थे। तो हमने कहा कि कैश जो है 624 रुपये से कम हो गया, क्रेडिट हो गया। किन रीजंस की वजह से, सर्विस चार्जेस और एनएसएफ चेक की वजह से। हमने रिकॉर्ड किया टू रिकॉर्ड डिक्रीज इन कैश ड्यू टू सर्विस चार्जेस एंड एनएसएफ चेक। इन दो रीजंस की वजह से हमारी कंपनी का कैश जो है वो कम हो गया था, जो हमें मालूम नहीं थे। 17,000 हमने रिकॉर्ड किया था लेकिन असल में 16,821 था। तो हमने यहाँ पे उस कैश के अमाउंट को 624 से कम कर दिया। तो अब हमारा और बैंक का बैलेंस जो है वो सेम हो गया, हमारे और बैंक के रिकॉर्ड का डिफरेंस क्लियर हो गया। प्रॉब्लम 7.3 पेज नंबर 317 पे। ये वो प्रॉब्लम है, इससे पहले वाला जो हमने एक्सरसाइज की थी वो एक शॉर्ट प्रॉब्लम था, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब इसमें इंक्लूड है। तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो बैंक रिकन्सिलेशन कंप्लीट समझ आ गई। कैश ट्रांजेक्शंस एंड कैश बैलेंसेज और ऑफ नॉरफ्लीट फार्म फॉर जुलाई वर एज फॉलोज। सबसे पहले दिया लेजर अकाउंट फॉर कैश शोड अ बैलेंस एट जुलाई 31 ऑफ 16,766.95। कंपनी का लेजर अकाउंट यहाँ पे नहीं लिखा कंपनी का है, लेकिन लेजर कंपनी बनाती है। तो कंपनी का लेजर अकाउंट शो कर रहा है कि 31 जुलाई को हमारा जो कैश है वो हमारा रिकॉर्ड बता रहा है कि $16,766.95 है। दूसरा बता रहा है कि जुलाई की बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है कि बैंक के मुताबिक हमारा जो बैलेंस है वो $18,928.12 है। तो हमारे और बैंक के रिकॉर्ड में फ़र्क आ गया, इसका मतलब है हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। तीसरा है द कैश रिसीव्ड ऑन जुलाई 31 अमाउंटेड टू $4,017.15। कैश रिसीव्ड 31 जुलाई तक जो कैश रिसीव हुआ था किसको, कंपनी को, उसकी अमाउंट इतनी थी। इट वॉज लेफ्ट एट द बैंक इन नाइट डिपॉजिटरी च्यूड आफ्टर बैंकिंग आवर्स ऑन जुलाई 31। लेकिन ये कंपनी को तो 31 जुलाई को रिसीव हो गया था, कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में इसको रिसीव कर लिया यानी प्लस कर दिया था। लेकिन बैंक को जब हमने पहुंचाया तो बैंक के जो वर्किंग आवर्स हैं वो ख़त्म हो चुके थे, बैंक के पास लेट पहुंचा था। तो बैंक ने क्या किया, रात का एंट्री उस वक्त नहीं कर सका क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। बैंक ने इसको जो है अपनी डिपॉजिटरी च्यूड यानी जो लॉकर है, बैंक का सेफ है, बैंकिंग आवर्स ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद बैंक ने इसको अपने लॉकर में रख लिया इस चेक को। एंड देयरफॉर वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक ऑन जुलाई स्टेटमेंट। अब 31 जुलाई की डेट थी, अगले दिन से अगस्त का मंथ स्टार्ट हो रहा था, तो बैंक 31 जुलाई को इसकी एंट्री नहीं कर सका, बैंक ने अगले दिन की 1 अगस्त को। तो हमारे और बैंक के रिकॉर्ड में जो 4,017.15 का डिफरेंस आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है कि ये कैश हमने कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में प्लस कर लिया था, बैंक ने नहीं किया था। जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करती थी कि मैं ये ट्रांजैक्शन के साथ ही लिख देती थी कि कौन सी चीज़ बैंक में आ रही है और कौन से कंपनी के रिकॉर्ड में आएगी, तो सॉल्व करना आसान हो जाता था। अब पहला वाला जो है वो कैश कंपनी अकाउंट का बैलेंस है तो उसके सामने लिख दिया CA कि ये कंपनी अकाउंट में आएगा। दूसरा बैंक है, उसके सामने BA लिख दिया कि ये बैंक अकाउंट में आएगा। तीसरे में कैश रिसीव्ड, ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट की बात हो रही है, जो कंपनी प्लस कर चुकी थी, बैंक ने नहीं किया था, तो इसको बैंक वाले पोर्शन में प्लस करेंगे, तो इसके सामने प्लस BA लिख दिया। Number 4, also included with July bank statement was a debit memorandum from the bank for $7.65 representing service charges for July। बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक ने एक डेबिट मेमोरेंडम भेजा था, यानी कि एक नोटिस भेजा था कि आपके अकाउंट को मैंने डेबिट यानी कि माइनस कर दिया है सर्विस चार्जेस की अमाउंट से, जो है $7.65। तो बैंक इसको माइनस कर चुका है। अब किसने माइनस करना था, कंपनी ने, तो हम लिखेंगे कि कंपनी अकाउंट से हम इसको माइनस करेंगे। नंबर 5, a credit memorandum enclosed with July bank statement indicated that non-interest bearing note receivable for $4,545 from Reen Mains left with the bank for collection had been collected and proceeds credited to account of Norfleet Farm। क्रेडिट मेमोरेंडम क्या है कि बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट यानी कि प्लस कर दिया एक अमाउंट से,
तो आगे बढ़े बगैर ही पता चल रहा है कि बैंक प्लस कर चुका है, तो अब किसने प्लस करना है? कंपनी। तो इसके आगे हम लिख देंगे प्लस कंपनी अकाउंट। अब देखते हैं ये है क्या। ये जो है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट रिसीवेबल है। अक्सर ये होता है कि हमारी कंपनी ने जो नोट रिसीवेबल कलेक्ट करने होते हैं उसके लिए इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारी कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारों का रिकॉर्ड रख सके, कौन से मिलने वाले हैं, किस डेट को मिलेंगे। तो कंपनी ये काम जो अपने बैंक को दे देती है, कुछ पैसे बैंक को एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके बैंक को ये जिम्मेदारी दे देती है कि जो भी हमारे नोट रिसीवेबल होंगे वो आप कलेक्ट करें और डायरेक्ट अपने पास जमा भी कर दें हमारे अकाउंट में। तो ये वो सिचुएशन है कि हमारे जो कस्टमर है रेन मेंस, उसने एक नोट रिसीवेबल हमारा पे करना था हमें, तो वो हमारे बैंक को डायरेक्ट उन्होंने पे कर दिया। बैंक ने उसको हमारे रिकॉर्ड में प्लस कर दिया $4545 से, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता था। हम बैंक प्लस कर चुका था, तो हमारी कंपनी ने इसको प्लस करना है। 6 है कंपैरिजन ऑफ पेड चेक्स रिटर्न बाय बैंक with the entries in the accounting records revealed that कंपैरिजन, यानी कि कंपनी के पास जो चेक थे जो कंपनी ने पे कर दिए थे उनकी कॉपीज़ में हमेशा चेक्स की कॉपी कंपनी अपने पास रखती है। तो कंपनी ने जो है अपने चेक्स की कॉपी को कंपेयर किया जो बैंक में एंट्रीज हुई हुई हैं उनके साथ, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में चेक नंबर हमने देखा लिखे होते। कंपेयर किया तो कंपनी को पता चला कि एक चेक नंबर है 821, उसकी अमाउंट है 835.02। इशूड जुलाई 15 को हमने वो चेक बना के दिया था। किस चीज़ की पेमेंट के लिए? ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे थे उनकी पेमेंट के लिए। हैड बीन एरनसली एंटर्ड इन नॉर फ्लीट्स रिकॉर्ड एट इज 853.02। उसकी अमाउंट थी $835.02, लेकिन गलती से हमारी कंपनी ने गलती से अपने रिकॉर्ड में उसको रिकॉर्ड कर लिया था 853, 835 को 853 रिकॉर्ड कर लिया था। यानी चेक में तो सही अमाउंट लिखी थी, लेकिन कंपनी ने जब जर्नल एंट्री कर रही थी तो जर्नल में गलत अमाउंट एंटर कर दी थी। इसको कहते हैं एरर इन चेक। ये एरर किसका है? कंपनी का। कंपनी ने ये गलती की है तो इसको ठीक भी कंपनी ने करना है। इसको हम कंपनी रिकॉर्ड में इसके आगे लिख देते हैं कि ये कंपनी रिकॉर्ड में आएगा किस तरह? इसका फॉर्मूला ये है कि ओरिजिनल अमाउंट माइनस रिटर्न अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट थी 835, लेकिन गलती से हमने इसको लिखा था 853। तो हम क्या करेंगे? ओरिजिनल 835.02 माइनस जो हमने लिखी थी 853.02 माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -18, यानी कि -$18 का फ़र्क आ रहा है। अब ये -18 आ रहा है, हमने इसको ठीक कैसे करना है? क्योंकि ये 18 रुपये हम एक्स्ट्रा माइनस कर चुके हैं, तो हम ये 18 रुपये हम आप कौन कर चुका है? कंपनी। ये 18 रुपये हम $18 एक्स्ट्रा माइनस कर चुके हैं, तो हम ये $18 प्लस कर देंगे अपनी कंपनी के रिकॉर्ड में। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने जब एक दफ़ा 853 की एंट्री कर दी है, अपने रजिस्टर बना दिए, जर्नल बना दिए, अब उसको हम कटिंग नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। तो हमने एक और एंट्री करनी होगी। वो एंट्री ये होगी कि हम $18 जो है, जो फ़र्क आ रहा है -18 का, तो हम $18 प्लस कर देंगे, तो हमारा जो है ठीक हो जाएगा। तो इसको इस तरह हम करते हैं कि अगर आंसर माइनस में आ रहे हैं तो हम प्लस कर देते हैं वो अमाउंट, अगर प्लस में आ रहा है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। जो प्लस में आंसर आ रहा होता है, एरर की अमाउंट प्लस में आ रही है, तो उसको हम कहते हैं ओवर स्टेटेड एरर। लेकिन अगर माइनस में आ रहा है उसको हम कहते हैं अंडर स्टेटेड एरर। अब क्योंकि -18 आ रहा है तो हम कहते हैं कि -18 अंडर स्टेटेड एरर है, और हम अगर 18 प्लस कर देंगे तो हमारा रिकॉर्ड का बैलेंस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ पेड चेक्स ऑल्सो रिवील्ड दैट 3 चेक्स ऑल इशूड इन जुलाई हैड नॉट येट बीन पेड बाय बैंक। ये आउटस्टैंडिंग चेक्स की बात हो रही है कि पेड चेक्स हैं जो हमारी कंपनी ने पे कर दिए थे लेकिन बैंक में शामिल नहीं हुए थे। जुलाई के मंथ में ये चेक नंबर था अमाउंट, दूसरा चेक नंबर अमाउंट और तीसरा चेक नंबर अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग चेक्स हमारी कंपनी माइनस कर चुकी थी। किसने करने? अब हमने इसको बैंक के पोर्शन में माइनस करना है, तो हम लिख देंगे सामने माइनस बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है नंबर 8। इंक्लूडेड विद जुलाई बैंक स्टेटमेंट वाज $180 चेक ड्रॉन बाय हॉवर्ड विलियम, अ कस्टमर ऑफ नॉर्थ फ्लीट फार्म। हमारी कंपनी का एक कस्टमर है, उसने जो है एक चेक दिया था $80 का, हमारे जुलाई की स्टेटमेंट में वो आ रहा है। लेकिन वो जो चेक उसने हमारे बैंक को जाके प्रेजेंट किया था वो NSF मार्क किया है बैंक ने, नॉट सफिशिएंट फंड, यानी वो कस्टमर जिसने ये चेक ला के दिया उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे। इट हैड बीन इंक्लूडेड इन डिपॉजिट ऑफ जुलाई 27 बट हैड बीन चार्ज्ड बैक अगेंस्ट द कंपनीज अकाउंट ऑन जुलाई 31। तो पेनल्टी के तौर पे बैंक ने हमारे अकाउंट से $180 माइनस कर दिए ताकि हमें पता चले कि ये NSF चेक आया था।
तो फिर जब पैसे उसके अकाउंट में आ जाएंगे कस्टमर के, तो वो वापस से चेक लेकर आएगा और दोबारा वो डिपॉजिट होगा। बैंक ने -$180 माइनस कर दिए थे, अब किसने करना है इसको? कंपनी। तो हम अपने रिकॉर्ड के आगे इसको लिखते हैं कि माइनस होगा कंपनी अकाउंट में से। ये हमने सारा लिख दिया कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे किस तरह रिकॉर्ड होगी। अब हमने बनानी है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। कंपनी का नाम नॉरफ्लीट फार्म, पेज के सेंटर में, उसके नीचे बैंक रिकन्सिलेशन और उसके नीचे डेट जुलाई 31, 2010। पहला पोर्शन बैंक का होता है, हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या शो हो रहा था? $18,928.12 ये लिखा। हम इसमें प्लस करते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट, वो डिपॉजिट्स जो कि कंपनी ने प्लस कर दिए थे, बैंक ने नहीं किए थे। यहाँ हमने कहाँ लिखा था? नंबर 3 में हमने लिखा था कि ये 4017.15 वो पैसे हैं जो कंपनी ने रिसीव किए थे, प्लस किए थे, बैंक ने नहीं किए, तो इसको हम प्लस कर देंगे बैंक रिकॉर्ड में, तो सब टोटल आ जाएगा 222945.27। हम माइनस करते हैं इसमें से कुछ आउटस्टैंडिंग चेक्स जिनकी पेमेंट कंपनी ने कर दी थी, बैंक के पास लेट पहुंचे थे। ये था नंबर 7 में, चेक नंबर, उनकी अमाउंट लिखी है, चेक नंबर, उनकी अमाउंट लिखी, इन तीनों अमाउंट्स को टोटल किया, सब टोटल से इसको माइनस कर दिया, तो एडजस्टेड बैलेंस बैंक के रिकॉर्ड का क्या बना? $21,142.30। अब कंपनी का पोर्शन बनाना है। कंपनी का बैलेंस कितना शो हो रहा है क्वेश्चन से? नंबर 1 में दिया हुआ है 16,766.95, हमने ये लिखा। अब हम आते हैं इसमें जो जो चीज़ें बचती हैं। नंबर 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 में लिखा है कि ये हमने लिखा था हमने इसको माइनस करना है। पहले हम प्लस वाली चीज़ें लिखते हैं फिर माइनस वाली। प्लस हमने क्या चीज़ देखी थी? एक तो ये है नोट रिसीवेबल 4545 का जो बैंक प्लस कर चुका है, कंपनी ने करना था, तो हम पहले लिखेंगे नोट रिसीवेबल, ऐड होगा प्लस होगा 4545 से। दूसरा ये एरर हमने निकाला था कि -18 आ रहा है, तो हम इसको +18 कर देंगे। +18 कर दिया तो दोनों के टोटल आ गया इतना, इसको जब हम प्लस कर देंगे बैलेंस एज पर कंपनी रिकॉर्ड में से, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, तो हमारे पास सब टोटल आ जाएगा 21,329। अब हमने माइनस करना है। माइनस नॉर्मली दो ही चीज़ें होती हैं, NSF और सर्विस चार्जेस, वो हमें बताए हुए हैं कहाँ पे? ये नंबर 4 में कि जुलाई स्टेटमेंट के साथ सर्विस चार्जेस है 7.65, ये माइनस होंगे, और नंबर 8 है NSF चेक, ये माइनस होगा। तो हमने दोनों की अमाउंट को प्लस करके टोटल करके इसको माइनस कर दिया सब टोटल से, तो 21,142 हमारी कंपनी का बैलेंस आ गया, सेम जो कि बैंक स्टेटमेंट का आ रहा था, दोनों सेम आ गए, तो क्वेश्चन ठीक हो गया। ये एरर था, अंडरस्टेटेड एरर, माइनस में आ रहा था, हमने इसको प्लस कर दिया। अगर +18 होता तो हम इसको यहाँ सर्विस चार्जर और NSF के साथ माइनस कर देते। तो ये एरर है, किसका एरर है? कंपनी का, इसलिए इसको कंपनी के पोर्शन से ही ठीक करना है। बैंक की तरफ से एरर वैसे नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि बैंक के काम में एरर की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अगर एरर हो भी जाता है बैंक की तरफ से, तो बैंक उसको डिलीट नहीं कर सकता, उसके लिए बैंक को एक अलग से एंट्री पास करनी होती है, और बैंक का एरर होगा तो उसको हम यहाँ बैंक की पोर्शन में एडजस्ट करेंगे। ये होगी बैंक रिकन्सिलेशन। बी पार्ट इस क्वेश्चन का एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह एडजस्टिंग एंट्री कंपनी बना रही है, इस कंपनी के लास्ट वाले पोर्शन से बनेगी। सिंपल तरीका ये है कि ये जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं उनकी वजह से हमारा कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, 16,000 से 21 हो गया, तो इतना कैश का बैलेंस हमारा 4563 बढ़ चुका है, तो हमने इसको कैश को डेबिट रिकॉर्ड करना है। कैश डेबिट हो रहा है 4563, किन रीज़न से? नोट रिसीवेबल और एरर, कौन सा चेक था एरर का? ऑफिस इक्विपमेंट की पेमेंट का था, इन दोनों की वजह से हमारा कैश का बैलेंस बढ़ गया था, तो हमने कैश को डेबिट कर दिया, लिखा रिकॉर्ड इंक्रीज इन कैश ड्यू टू, इन दोनों के नाम लिख दिए। दूसरा, यहाँ पे हमारा कैश का बैलेंस कम हो रहा है 21,329 से 21,142, तो 187 रुपये कम हो रहा है, यानी 187 रुपये कैश क्रेडिट हो रहा है। किन वजह से? सर्विस चार्जेस और NSF की वजह से। यहाँ पे हमने लिखा डिक्रीज इन कैश ड्यू टू सर्विस चार्जेस एंड NSF चेक।